नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशांत वर्ल्ड 1122 में। मैं एक सीरीज लेके आया हुआ हूँ जिसमें मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चों के शंकाएं हैं, समाधान है, उन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है, प्रैक्टिकल नज़दीक है, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल दिया जाए। वैसे तो अधिकतर स्कूल एक मॉक प्रैक्टिकल या फिर एक तैयारी के लिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, जिससे बच्चों की शंकाएं और दूर हो जाती है कि क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कितना करना होगा। असल में बच्चे फिजिकल एजुकेशन को बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है, इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, पर यह सोच बिल्कुल गलत है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। तो मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझाई थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, व्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं, तो एक दिल खुश हो जाता है कि आप उसको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पूरे भारत में जिन बच्चे के लिए भी ये सहायता कर सके मेरे वीडियो, तो वो बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी। मैं एक क्रैश कोर्स जिसको कह सकते हैं या फिर एक समराइज कोर्स मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, जो 70 मार्क्स की थ्योरी होती है उसके लिए। बच्चों में आपको फिर से एक बार बता दूं कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसके 2 पार्ट हैं। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जिसमें मिनिमम 10 मार्क मतलब आपको पास होना कंपलसरी है, और 70 मार्क्स की थ्योरी जिसमें आपको सेपरेटली पास होना जरूरी है। सपोज आप प्रैक्टिकल में अगर फेल होते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन में फेल हैं, आप अगर थ्योरी में फेल होते हैं और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो भी आप फेल हैं। तो दोनों का मिलके नहीं बनेगा, जबकि ये बनेगा कि सेपरेट प्रैक्टिकल में आप पास हो और सेपरेटली आप थ्योरी में भी पास हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी प्रैक्टिकल की, जो काफी अच्छे से कोशिश की थी मैंने छोटे से में समझाने की। वीडियोस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे करना है, पर क्या करना है, मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो उन चीजों को मैंने डाउटों को क्लियर किया था। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1। थ्योरी में क्लास 12th में 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर 70 मार्क्स, तो ईच चैप्टर 7 मार्क्स का आप एक डिवाइडेशन मान लीजिए। ठीक है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर को कम नहीं आंकना है कि इसमें ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, ऐसा होगा वैसा सोच के मत रखिए। आने वाले समय में मैं इसी जो सीरीज है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। एक जो पेपर आया हुआ है सीबीएसई की साइट ने अपलोड किया हुआ है और उसमें मार्किंग स्कीम भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरे 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद करेंगे, है ना। तो अभी हम छोटे से में एक शॉर्ट में क्रैश कोर्स में हम ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता हूँ इतने कम समय में, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर आप मेरे तरीके से, मेरे साथ साथ अगर आप मेरे वीडियो अगर देखते हैं और उसके साथ में अपनी टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखते हैं, जैसे कि सरस्वती पब्लिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन की फुल मार्क्स की है, ओसवाल की है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, पर मैक्सिमम हम लोग रेफर फुल मार्क्स, सरस्वती, ओसवाल इनको ही करते हैं। अच्छी बुकें होती है, हो सकता है कि आपके रीजन में इससे भी अच्छी बुकें मिलती हों, पर पिछले वीडियो में भी कहा था ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ सीबीएसई की साइट से मिलेगी, जिसमें आपको प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है। चलिए अब इन सारी बातों से ध्यान हटाते हैं और अपने चैप्टर नंबर 1 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 को हम छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ेंगे। मैं एक चीज और बताऊं कि आता हमको सब कुछ है, लेकिन पेपर में, एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में लिखना कैसे है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद। तो चैप्टर नंबर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट।
पहले ये चैप्टर का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब इस चैप्टर का नाम अलग है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो दोस्तों इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हैं उनको अगर हम देखें, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, तो पहला आता है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, इनके ऊपर हम बात करेंगे। फिर फिक्चर्स के ऊपर इसमें एक पॉइंट है जिसमें प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग में साइकिल, स्टेयरकेस एंड टेबुलर मेथड, 3 मेथड दी हुई है। फिर इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल, इनका मीनिंग क्या है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड देयर सिग्निफिकेंस। और लास्ट जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वो है कम्युनिटी स्पोर्ट्स पर्पस एंड बेनिफिट। तो ये 5 पॉइंट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं, सीधे बात करते हैं। तो पहला है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 पॉइंट। बेटे आप लोग ना छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए जिसमें कि आप उनके हेडलाइंस, उनके जो हेडिंग्स है ना, उनको लिखिए ताकि आपको याद आ जाए। अब एग्जाम में या तो ये पूरा आ सकता है या फिर इसमें से एक आध कोई पॉइंट लेके वो पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, ठीक है, तो या फिर व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, हाउ यू विल डू द स्टाफिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें अलग अलग आ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आप तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग। तो ये 5 चीजों में सबसे पहले आती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज अ ट्रैप, ठीक है, एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कि हम फ्यूचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। जस्ट इमेजिन कि मैं एक नेशनल लेवल का फुटबॉल टूर्नामेंट मुझे ऑर्गेनाइज करना है, तो ये मेरे पास एक गोल है, एक एम है। उसके लिए मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले प्लान करना शुरू करूंगा। कौन आएगा, कितनी टीमें आएंगी, कैसी टीमें होंगी, वो रहेंगी कहाँ, वो खाएंगी क्या, ठीक है, कैटरिंग किसको देना है, कितने बजट की जरूरत होगी, कितना रूम्स की जरूरत होगी, तो उनके लिए जो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। गद्दे लगेंगे, फिर आपके टॉयलेट वगैरह, बकेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, फिर उनको ग्राउंड कितने लगने वाले हैं और उन ग्राउंड तक कैसे। तो छोटा कंपटीशन है तो आप आराम से, आपके स्कूल में अगर फैसिलिटी है तभी आपने वो कंपटीशन लिया हुआ है तो आप कर लोगे। लेकिन अगर बड़ा नेशनल लेवल का कंपटीशन लिया हुआ है और सीबीएसई का कंपटीशन है तो जितने भी जोन है उन जोन की टीम आने वाली है, आप ये मान के चले। तो प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि, और उसको ऑन पेपर हम करना शुरू, दैट इज द प्लानिंग। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी लाइन दी हुई है, प्लानिंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट बिकॉज इट सेट्स द पेस फॉर फ्यूचर स्टेप्स टू बी टेकन इन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। Planning works as a roadmap in attaining the organizational goal। मैंने बात की है गोल की, तो ये गोल को पकड़ने का काम है कि उस गोल को अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो आएगा वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आप समझिए, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, सेट करना, भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको यहाँ रखना है, इसको वहां पहुंचाना है, तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट आ गया। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपिंग गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे आपको गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी शुड डिटरमाइन द टास्क वी नीड टू बी कंप्लीट टू अटेन अवर गोल
बिफोर असाइनिंग दैम टू अवर ऑफिशियल्स एंड स्टाफ। तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको प्रॉपरली किस जगह पे किसको रखना है, सारी चीजों का ख्याल करना, उनको पेपर पे लिखना, तैयार करना। तो पहले हमने की प्लानिंग, फिर हमने की ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद सेकंड थर्ड वाला पार्ट आता है स्टाफिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग, कि सही बंदे को सही समय पर सही काम देना, ये स्टाफिंग है। ये नहीं कि रैंडमली आप किसी को कोई भी काम दे दो। अब इसमें कितने सारे काम आएंगे, जिसको ट्रांसपोर्ट की नॉलेज है उसको ट्रांसपोर्ट का काम दे दो, जिसको लॉजिंग एंड बोर्डिंग की नॉलेज है उस बंदे को उस कमेटी का हेड बना दो। फिर ग्राउंड कमेटी के लिए एक स्पेशलाइज पर्सन रखो। फिर आपकी बात आती है कि आपको ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, रेफरीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए एक अलग बंदा प्रॉपर उसके लिए करो। फाइनेंस के लिए फाइनेंस वाला माइंड होना चाहिए, ये नहीं तो आपका पैसा बहुत बर्बाद होने वाला है। तो बजट कमेटी, बजट तैयार करवा लीजिए आप, ठीक है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी उसके लिए अलग। तो जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है ना, उस बंदे को उस चीज में डालो। तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, प्रॉपर बंदे को प्रॉपर जगह पर। उसके बाद आता है स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। इसके ऊपर कोट किया हुआ है, 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। All other function of sports management such as planning, staffing and organizing have no importance without directing। यानी एक डायरेक्टर चाहिए जो कि इन सारी चीजों को घुमाए, जिसके पास सब लोग रिस्पॉन्सिबल हों। वो काम कुछ ना करे, बस वो पूछता रहे, भाई स्टाफिंग हो गई, इसने ये काम कर दिया, ये बजट बन गया, ये फाइनेंस हो गया, ये अच्छा ग्राउंड भी रेडी हो गया है, तो ग्राउंड की भाई रोलिंग हो गई है क्या। वो सारे लोग आके उसके पास, पैसे की जरूरत थी, पैसा अरेंज हो गया है क्या, ऑफिशियल्स कितने ले रहे हैं, कहाँ से ऑफिशियल्स आ रहे हैं। ये जो डायरेक्टर है ना, ये वो बंदा है। तो वो डायरेक्टिंग इज अ हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। अब आप देखिए कि सब अगर अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो सब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो उन सबको कंट्रोल करना, उन सब से हिसाब लेना, उन सब से पूछना, जो टास्क दिया था वो कितना कंप्लीट हुआ, जहां गलत हो रहा है वहां पे बोलना, जहां सही हो रहा है वहां पे शाबाशी देना, और डिसिप्लिन मेंटेन रखना। एक जो ग्रेसफुल जो काम होगा ना, वो तभी होगा जब आप उन सबको कंट्रोल में रखोगे। और कंट्रोल में नहीं रखोगे, आप अपनी जिंदगी में भी अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आप भी इधर उधर भटक जाएंगे। कंट्रोल जरूरी है। घर में घुसते हैं तो पापा की एक या मम्मी का एक डर बना रहता है कि इतने बजे आना था, पढ़ाई क्यों नहीं की, खाना क्यों नहीं खाया, अभी तक सोया क्यों नहीं, तो सवाल पूछते हैं। तो वो कंट्रोलिंग एक जरूरी है। तो ये 5 जो पार्ट हैं वो मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चीजें हैं। आप इनको थोड़ा सा अगर एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है वो है वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो प्री होती है कंपटीशन के पहले, एक कंपटीशन के समय और एक कंपटीशन के बाद। तो 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए मैं एक तरीके से पढ़ाता हूँ तो उस तरीके को यूज करते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपटीशन हमारे यहाँ होने वाला है, आपके स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है, और आप सब मिलके आप बताइए कि कैसे कैसे उसको करेंगे। तो बच्चे कहते हैं कि सर इनविटेशन भेजना होगा, बिल्कुल सही है। फिर उनकी एंट्री लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। फिर सर वो कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं या अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, उन सब की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर भाई ग्राउंड भी तैयार करना पड़ेगा,
जब प्लेयर आएंगे तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से वो भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो बच्चे स्पोर्ट्स वाले हैं जो कि सीबीएसई के क्लस्टर, जोनल, नेशनल या इंटरनेशनल खेले हैं या फिर स्टेट वाले हैं जो उन्होंने खेला है, तो उनको ये सारी चीज़ें अपने आप पता होती हैं, तो उन लोगों को ध्यान देने की बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो प्लेयर हैं उनको पता है क्या होता है। ये किताब, ये बुक बहुत इजी है जो प्लेयर है, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट कमेटी होती है। तो कमेटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमेटी नहीं होगी, आपके शरीर के ऊपर अगर हेड नहीं होगा तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से कमेटियां बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे कमेटीज देखते हैं और उन कमेटीज की बहुत शॉर्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। मुझे मालूम है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, फिर भी आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे ऊपर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, सबसे ऊपर। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स बनाया जाता है। तो वो आपके जो पीजीटी सर होते हैं ना स्कूल के, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड होते हैं। उनके ऊपर प्रिंसिपल और उनके ऊपर जो है जो मैनेजमेंट है वो होता है, जो कि प्रोवाइड करवाता है सारी चीजें। आप ये मत सोचिए कि आप ही कर रहे हैं सब, नहीं, जो हेड ऊपर बैठे हैं ना वो सब करवाते हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। जहां पे आप अटकते हैं वो वहां पे आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और उसके बाद उसके अंडर में इतनी सारी जो कमेटियां हैं। हो सकता है कि इसमें कोई नाम छूट जाए आपको और आपकी बुक में कोई और नाम दिया हो तो आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले आता है, मैं पहले कमेटीज बता देता हूँ कौन कौन सी। पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, फिर रिसेप्शन कमेटी, फिर डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, फिर ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, फिर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, फिर कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, फिर कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल, बहुत जरूरी कमेटी है, फिर अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी एंड फाइनेंस कमेटी। ये इतनी सारी कमेटी आपकी होना वहां पे जरूरी है। इसमें और बढ़ सकती है, अब डिफरेंट कमेटी बनाइए और इन कमेटी की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पब्लिसिटी कमेटी, भाई बताइए पब्लिसिटी कमेटी क्या करेगी। आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका चैप्टर रिवाइज करवा दूँ। मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है निशांत वर्ल्ड 1122। अब पहली कमेटी आती है पब्लिसिटी कमेटी। तो पब्लिसिटी, जब तक आप किसी चीज की पब्लिसिटी नहीं करेंगे तब तक तो काम बनने वाला नहीं। आजकल की दुनिया तो जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके यहाँ कंपटीशन होने वाला है तो आप पर्चे छपवाते हैं, न्यूज़पेपर में भेजते हैं, ये आपके एफएम पे चल हो जाते हैं। आपके स्कूल की जो बसें होती हैं उसमें बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, आप लोग उसमें बैनर लगा देते हैं कि ये कंपटीशन होने वाला है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि लोगों में अवेयरनेस आती है कि ये वाला कंपटीशन होने वाला है। फिर फंड जमा करने के लिए, फंड रेज करने के काम आता है। तो आपको क्योंकि पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट आप स्कूल को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पैसे देती है, लेकिन वो उतना पूरा नहीं पड़ता। अगर आप उनके लेवल से ना करके और ग्रांड लेवल पे करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको फंड रेज करना पड़ता है। तो बात आ जाती है पब्लिसिटी कमेटी। दूसरा आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी ये क्या करती है कि जितनी भी टीमें आई हैं, बॉयज की टीम अलग होती है, गर्ल्स की टीम अलग होती है, अलग अलग एज ग्रुप की होती है, तो बहुत सारे रूम्स। तो पहले से ही हर स्कूल अपनी एंट्री करके भेज देता है कि भाई हम लोग आने वाले हैं, अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करके, इतने लोग आने वाले हैं, कोचेज इतने हैं, मैनेजर इतने हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो उसके हिसाब से वो जो ऑर्गेनाइजिंग स्कूल होता है वो अपनी टीमों के लिए, उन टीमों के लिए एक एक रूम या हॉल अकॉर्डिंग टू वो वहाँ पे जमा करना, अरेंज करना शुरू कर देता है। उनके स्कूल में नहीं है तो दूसरा स्कूल, तो ऐसे 2-3 स्कूल मिलके ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं। तो बोर्डिंग, ठीक है, लॉजिंग,
फिर वो वहाँ पे रहते हैं, फिर उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, उनकी कैटरिंग का अरेंजमेंट, उनकी बेडिंग का अरेंजमेंट, मॉस्किटो कॉइल तक लगाई जाती है, बल्ब है कि नहीं, फिर भाई प्रॉपर धुले हाइजीन का ख्याल रखना, वॉशरूम का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें लॉजिंग एंड बोर्डिंग कमेटी में आती है। और कोशिश यही होती है हर ऑर्गेनाइजिंग स्कूल की कि वो अपने बच्चों को जो इनवाइटेड हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आता है उसके बाद जो कमेटी आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब जो भी टीमें आती हैं अलग अलग सिटी से आती हैं, तो उनको स्कूल तक पहुंचाना, स्कूल के बाद उनको उस वेन्यू तक पहुंचाना, और तीसरा काम होता है कि उनको कंपटीशन खत्म होने के बाद वो जिस ट्रांसपोर्ट का यूज करने वाले वहां तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। बेटा जो प्लेयर होते हैं ना, उनको सबसे जो बोरिंग प्रोग्राम लगता है वो इनॉग्रेशन और क्लोजिंग सेरेमनी, दो ही बुरे लगते हैं। लेकिन याद रखिए, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये दो ऐसे एक प्रोग्राम है जिसके बगैर कोई भी इवेंट हो नहीं सकती, जो होना जरूरी है। वहाँ पे जिन्होंने पर्दे के पीछे मेहनत की है, जो गेस्ट होते हैं, उनकी वहाँ पे एक जो फेलिसिटेशन कराया जाता है और उनका सत्कार किया जाता है। उसके साथ साथ उनका रिफ्रेशमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाहे ओपनिंग सेरेमनी हो, क्लोजिंग सेरेमनी हो, प्राइज सेरेमनी हो, जो भी हो, वो एक कंपलसरी चीज़ है। उसके बाद ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो भाई ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या है, कितने टीमें हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितने मैचेस होंगे, डेज कितने हैं, अब वो कौन से मैच कहाँ करवाए जाए, एक ग्राउंड पे हो जाएंगे कि 2-3 ग्राउंड लेना पड़े, ठीक है। तो वो काम होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का। और इक्विपमेंट प्रॉपर स्टैंडर्ड लेवल के हैं नहीं हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद वो टूटते हैं, फूटते हैं, तो वो सब चीज़ का ख्याल कौन रखता है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी रखती है। फिर कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। दिन भर तो खेल लेंगे बच्चे हैं, फिर शाम के समय जो थक जाते हैं तो एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा जाता है। कहीं आसपास में घूमने की जगह हो तो वो बस प्रोवाइड करके ट्रांसपोर्टेशन कमेटी के थ्रू वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर स्कूल के ऑडिटोरियम में बढ़िया सा एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें दूसरों को चांस दिया जाता है। एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। तो 2 दिन 3 दिन बच्चे दूर घर से रहते, तो ये एक प्रोग्राम हमेशा होता है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर रिफ्रेशमेंट बच्चों को देना, सही चीज, क्योंकि पेट भरा रहेगा, सोने को अच्छा मिलेगा, रूम अच्छे होंगे, तो प्लेयर को इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए, बाकी वो अपना परफॉर्मेंस दे देगा। तो इन कमेटी का बहुत बड़ा एक रोल है। उसके बाद आता है रिसेप्शन कमेटी। अब रिसेप्शन कमेटी जहाँ पे कि आप जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, वहाँ पे अपनी एंट्री कराते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है, और समय पर जो है आपको भाई कहाँ जाना है, आपका मैच कब है, इन सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप रिसेप्शन कमेटी पे देते हैं, और इस इंफॉर्मेशन वहीं से आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। एंट्रीज एंड प्रोग्राम, भाई एंट्री किसकी आई, कितनी आई, कितने मैचेस होंगे, उनका वेरिफिकेशन करना है। रिसेप्शन कमेटी उनको कलेक्ट करेगी, लेकिन जो एंट्री कमेटी है वो उनका वेरिफिकेशन करेगी। तो भाई अंडर एज है, मतलब प्रॉपर एज वाले हैं कि नहीं है, किसी दूसरे स्कूल के तो नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज की जो इंफॉर्मेशन है, जो वेरिफिकेशन है, वो कमेटी ऑफ एंट्रीज एंड प्रोग्राम। और वो जो स्कूल वाले जो शेड्यूल बनाते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, वो बच्चों तक पहुंचाना है कि भाई फिक्सचर बनाया है, अब आपका मैच है। अगर एथलेटिक्स वाले हैं तो भाई ये इवेंट इतने बजे है, इसके बाद ये इवेंट है, फिर उसमें इतने चेस नंबर जो है, बिब नंबर सेलेक्ट हुए हैं, इनका ये क्वालिफाई हुए हैं, इनका टूर, इनका मैच कब है, ये सारी चीजें इस कमेटी का काम है। उसके बाद आता है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। कितने ग्राउंड है, उन पे मिनिमम कितने ऑफिशियल्स लगेंगे, ठीक है, उन सब का ख्याल रखना। उसके बाद
उनको कितना रिम्यूनरेशन देना है, कितना पैसा देना है, उनको बराबर हिसाब से मिलना चाहिए। उनके खाने पीने का ख्याल, उनके आराम का और बाकी सब चीजों का ख्याल ऑफिशियल कमेटी करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी। एक अनाउंसमेंट कमेटी होती है एथलेटिक्स में, तो एक कॉल रूम होता है जहां पे सब कॉल किया जाता है इवेंट का, और बच्चे वहीं पे अटेंड करते हैं और उसके बाद वो इवेंट के लिए जाते हैं। बाकी और जितने भी गेम हैं सब में अनाउंसमेंट कमेटी होती है जो कि छोटे छोटे प्रोग्राम के बारे में बताती रहती है। उसके बाद फर्स्ट एड कमेटी, दिस इज कंपल्सरी। फर्स्ट एड, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए, एम्बुलेंस खड़ी रहनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि कोई हादसा हो, पर खेल है, कॉम्बेटिव्स है, चोट लगती है, चोट की सीवियरिटी को देखते हुए हमें फर्स्ट एड और इन सारी चीजों की फैसिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट कमेटी फाइनेंस कमेटी, जिसके बगैर कोई भी इवेंट हो नहीं सकती। किस चीज में कितना पैसा लगना है, क्या लगना है, किसको कितना पैसा देना है, बिल कलेक्ट करना और पैसा देना, ये सारे काम जो है फाइनेंस कमेटी करती है। अब इतनी सारी कमेटी के बाद टेक्निकल कमेटी भी होती है, फिर वेलकम कमेटी भी होती है, बहुत सारी कमेटियां होती हैं। पर ये जो कमेटी, जिन 12 कमेटी की बात की है, ये बड़ी कंपलसरी कमेटी है। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट में चलते हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई जो टूर्नामेंट है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्री में क्या, प्री कमेटियां कौन सी होती है भाई? ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उसके पहले, टूर्नामेंट के पहले वाले काम क्या है, टूर्नामेंट के समय काम क्या है, टूर्नामेंट के बाद क्या काम है। तो इन छोटे सी चीजों को हम एक एक थोड़े से पार्ट में ले लेते हैं। तो पहले बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप देखिए प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई एंट्री भेजना, एंट्री भेजने के बाद कितनी एंट्री आ रही है उनकी रिसिप्ट लेना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना ट्रांसपोर्टेशन की, उसके अकॉर्डिंगली रूम की फैसिलिटी करना, उसके अकॉर्डिंगली कितने मेडल लगने वाले हैं, कितने प्राइजेस, कितनी ट्रॉफी लगने वाली है, उसकी अरेंजमेंट, कितने ग्राउंड लगने वाले हैं, उसका अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट करने वाली कमेटी है। तो प्री में आप सारे काम वो करने वाले हैं। ठीक है, फिर ऑफिशियल्स हो गए, उसके बाद प्राइज लाके रखना होता है, सर्टिफिकेट जो है कितने लगने वाले हैं, उन सब चीज की तैयारी, कितना बजट बैठने वाला, ये सब तैयारी करके रखने का काम है प्री। ठीक है, प्री के बाद आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या होता है? मैच के कंपटीशन चालू हो गया भाई, आज की डेट है, कंपटीशन चालू हो गया, तो ट्रांसपोर्ट लगेगा, वेन्यू तक छोड़ना, ले जाना। फर्स्ट एड कमेटी वहां पे तैयार बैठी रहेगी। ऑफिशियल कमेटी, ऑफिशिएटिंग वहां पे प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, उनके लिए जो कैटरिंग रखी है वो प्रॉपर खाना खा रही है, बना रही है, उनकी नीड को पूरा कर पा रही है। फिर क्लीनिंगनेस, जो आपने बोर्डिंग के लिए जो सारी चीजें दी हुई थी उन सब पे ध्यान देना है। ठीक है, और साथ ही साथ वो उनकी एंट्री चेक करना, अनाउंसमेंट करना, उनका रिसेप्शन पे उनके डॉक्यूमेंट की वेरीफाई करना, फिर जो प्लेयर्स हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये सारे काम ड्यूरेशन में करते हैं। और पोस्ट कंपटीशन खत्म हो गया, अब यहाँ पे काम क्या आएगा कि सबसे पहले आपको, अब सर्टिफिकेट आपने लिखे हैं नहीं लिखे हैं, आपने विनर और रनर को तो आपने दे दिया, उसके बाद सर्टिफिकेट अगर बचे हैं तो उनको पहुंचा देना, स्कूल तक पोस्ट के थ्रू पहुंचा देना। फिर उनसे जो आपने जो पैसा लिया हुआ था, जो कॉशन मनी ली हुई थी, उसका रिफंड कर देना। फिर इसके अलावा जितना भी खर्चा हुआ उसको पूरा इकट्ठा करना, उसको वेरीफाई करना, जो ऑफिशियल्स हैं उनको पैसे देना, डेकोरेशन वाले को पैसे देना, रूम वाले को पैसे देना, फिर कैटरिंग वाले को पैसे देना, ऑफिशियल्स को पैसे देना। ठीक है, ये सारे काम जो है आफ्टर टूर्नामेंट होते हैं, तो ये भी एक जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट के बाद कि रिजल्ट क्या आया, उसकी रिपोर्ट बनाकर आपको जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वहां तक देना, ताकि वो आगे उसको फॉरवर्ड कर सके। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कि पहले वाले पॉइंट में हमने बात की है आपके पहले वाला पॉइंट था हमारा फंक्शन वाला ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट, और सेकंड वाला जो पॉइंट था हमारा वो वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर हमने बात की है।
और उनके प्री, ड्यूरिंग और आफ्टर वाले काम क्या है उसके ऊपर बात की है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, नॉकआउट बाय एनसीडिंग एंड लीग, साइकिल, स्टेयरकेस एंड टेबुलर मेथड। तो बच्चा जी ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है, तो इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझा के दूंगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट तो मैं ये जो है इसमें छोटे छोटे पार्ट बनाकर मैं आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, इसके लिए हमको 3 वीडियो लगेंगे। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ। जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें कि इंट्रामोलर एंड एक्स्ट्रामोलर कंपटीशन, और एक जो लास्ट वाला पार्ट है वो है आपका कम्युनिटी स्पोर्ट्स। इन 2 के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसे 3 वीडियो में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि मैंने आपको समझा पाया होगा। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ भी लेंगे, अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी हो जाएगी। और मेरा एम भी सिर्फ इतना है कि आपकी तैयारी हो, आप 12th का एग्जाम बहुत अच्छे से दें। 17 फेब को पी का पेपर है, उसके पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा पढ़ें और मैक्सिमम मार्क्स लेके आएं, यही मेरी उम्मीद है। और आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।